प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यह प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10वीं NCERT का प्रश्न क्रमांक 4 जो कि इस प्रश्नावली का सबसे IMP क्वेश्चन है। तो ये है कि प्रश्न 4 की SCF 306 और 657 का SCF दिया है, हमें 9 दिया है, और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब LCM हमको इसका LCM ज्ञात करना है और हमें SCF दिया है। तो अपन ने इसके पहले जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें अपन ने सिद्ध किया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणित LCM। तो इसमें पहले दो संख्या कौन कौन सी दी गई हैं? तो दी हुई संख्याएं हैं 306 और 657। तो इनका SCF 306 और 657 का SCF है 9 और LCM हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क। चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल काय के बराबर होता है? SCF गुणित LCM के बराबर। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणित 657 बराबर SCF गुणित LCM। तो इसमें से हमें 306 गुणित 657 ज्यों की त्यों संख्या लिखी हमने, और SCF इनका SCF हमको दिया है कितना? 9। तो यहाँ हमने मान रख दिया ये 9, और गुणित LCM 306 और 657 का। तो जी 9 कहाँ ले आए अपन? दोनों इसके बटे में आ जाएंगे, या दोनों पक्षों में 9 से हमने भाग दे दिया तो 9 बटे में आएगी, यहाँ की 9 कट जाएंगी। तो जी 9 बटे में आ गए बराबर LCM 306 कामा 657 का। 9 से अपन इसको काट देंगे तो 306 हम अपन 9 से काटें तो 9 तिया 27, यहाँ बचेंगे 3 हो गए 36, 9 चौकी 36, यानी 34 बार कट जाएंगे 306 गुणित 657 बराबर LCM 306 कामा 657 का, या अपन इसको इस साइड लिख दें और इस संख्या को इस साइड। तो यहाँ बचे 34 गुणित 657, तो ये लिख लिए। अब इसका हमने दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया तो 22,338। ये अब आ गया इन दोनों संख्याओं का LCM। ये आंसर हो गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। फिर से हम समझा दे रहे कि दो संख्या नहीं है अपन हो, तो इनका SCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है SCF गुणित LCM, ये दोनों संख्याएं जी SCF गुणित LCM। SCF हमको 9 दिया है, जी LCM ज्ञात करना है, जी 9 आ गए बटे में बराबर LCM, या LCM बराबर 34। 9 से जी 306 34 बार कटी तो 34 गुणित 657, या हमने ये इस साइड लिख ली, ये इस साइड। तो 34 और 657 का गुणा किया तो 22,338। ये अपना यह है। इसके बाद यह है प्रश्न क्रमांक 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका मतलब है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4, अगर हम संख्या 6 पे n की घात, अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या n की जगह पर रख दें, यानी 6 पे 1 की घात, 6 पे 2 की, 6 पे 3 की, 6 पे 4 की, डैश 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 कहाँ तक, यानी कोई भी प्राकृत संख्या ले लें हम n तक, तब अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमको बताना है। तो पहले हम रफ में समझ लें कि कोई n बराबर n एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 डैश डैश जी चली गई, ये प्राकृत संख्या। अब बोल रहे हैं कि 6 पे अगर n की घात है तो क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 पे हम एक n की जगह हम 1 रखें तो 6 एकम 6, n की जगह हम 2 रखें तो 6 गुणित 6, यानी कितने हो जाएंगे 36। 6 पे 3 की घात तो जी 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 36 छक्के 216। 6 पे 4 की घात जी बन जाएंगे 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 36 6 36 36 गुणित 36 तो 1296। फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह संख्या कहाँ समाप्त हो रही है? 6 पे, यहाँ भी 6 पे, यह भी 6 पे, यह भी 6 पे। अगर हम n की जगह कोई भी संख्या यानी कोई भी प्राकृत संख्या रख दें इसमें 6 पे n की घात में, तो वह संख्या कहाँ हो रही समाप्त? 6 पर समाप्त हो रही है। वो भी बोल रहे हैं कहाँ पे 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो 0 पर कोई भी संख्या कब समाप्त होगी? 0 पर जैसे 10 20 30, ये सब संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। 40 50 60 70 80 90 100, यानी जिस पूरी संख्या कहाँ हो रही है? 0 पर। तो 0 पर समाप्त संख्या जब होगी जबकि उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, क्योंकि 10 के गुणनखंड तोड़े हम तो 10 के हो जाएंगे 2 गुणित 5, देखो 5 आ रहे हैं।
20 के गुणनखंड तोड़ें तो 20 के टूटेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, यानी एक अभाज्य गुणनखंड उसका 5 होना ही चाहिए यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो। 30 के तोड़ें देख लो, 30 के 2 तो 15 बचेंगे, 3 गुणित 5, यानी देखो एक गुणनखंड क्या होना चाहिए 5। अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 पे n क्या है शून्य पर समाप्त होगी यदि n एक प्राकृत संख्या, तो n की जगह हम कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी, तो वह समाप्त होगी केवल 6 पे। देखो 6 पे 1 की घात में 6, 6 पे 2 की घात में 36, 6 पे 3 की घात 216, यानी लास्ट में कहाँ समाप्त हो रही है 6 पर, शून्य पर तो समाप्त नहीं हो रही। शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो उसका एक उभयनिष्ठ एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या ले लें अपन, अगर वह शून्य पर समाप्त होती है तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। लेकिन इसमें तो 5, अब 6 के गुणनखंड भी तोड़ें तो 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3 पे n की घात आ जाएगी, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 तो नहीं आ रहा है, इसलिए जब 5 नहीं आ रहा है तो इसको मतलब है यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यही लिखना भर है। तो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चूंकि 6n बराबर 2 गुणित 3 पे n की घात, अब n एक प्राकृत संख्या, यहाँ अपन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दें तो यह हमेशा 6 पर समाप्त होगी, ना कि शून्य पर। तो यहाँ लिखना है कि यदि किसी n के लिए, यानी n एक प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। कोई भी देख लो 10 20 30 40 50 60 70, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त है तो वह 5 से तो विभाज्य होगी और 5 उसका एक गुणनखंड होगा। अतः 6n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। देखो गुणनखंडों में क्या आनी चाहिए 5, एक अभाज्य गुणनखंड 5 आना ही चाहिए, जो कि संभव नहीं है। कैसे इसके गुणनखंडों में केवल 2 और 3 आ रहा हो, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 6n बराबर 2 गुणित 3 पे n की घात है, अर्थात 6n की गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 और 3 ही आ सकती है। तो अंक ये प्रमेय इस पुस्तक में प्रमेय 1.2 है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। क्योंकि n की जगह हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लें तो 6 पे 1 की घात, 6 पे 2 की, 6 पे 3 की, 6 पे 4 की, 6 पे 5 की, 6 पे 7 की, 6 पे कोई भी संख्या की घात कर दें हम, लेकिन वह हमेशा 6 पर ही समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए 5, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए 6n अंक शून्य पर समाप्त, जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जी आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6वां कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 इसको हल करें। तो 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 में से 13 दो जगह पे मिल रहे हैं तो 13 अपन कॉमन निकाल लें या उभयनिष्ठ निकाल दें। तो 13 हमने कॉमन निकाल दिए तो बचेंगे 7 गुणित 11 और जो 13 कॉमन निकल गए तो धन, यहाँ भी 13 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ गुणित 1 लिख सकते थे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, ये 13 कॉमन निकल गए। तो 7 गुणित 11 ये 13 कॉमन निकल गए धन, इतने जब कॉमन निकली तो इतने 13 को 13 में जो है भाग, कैसे तो धन है तो 13 एकम 13, यहाँ क्या बचेगा ये, क्योंकि अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो यही संख्या बननी चाहिए। तो ये 13 कॉमन निकाल दिए, 11 7 77 धन 1 जो हो जाएंगे 78, 13 गुणित 78। तो यहाँ देखो 78 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का, 13 का, और इस संख्या में तो 13 का भाग तो जाएगा ही। तो यहाँ 13 और 78 प्राप्त हो रहा है, जो कि भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का भी जा रहा हो, 3 को भी जा रहा हो, 4 2
2 का, 3 का, 6 का, 13 का, इन सभी संख्याओं के भाग जा रही है, इसलिए यहाँ 13 और 78 प्राप्त हुआ जो कि भाज्य संख्या है। तो जो कि यहाँ 13 और 78 प्राप्त हो रहा है जो कि भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार के 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5, तो इसमें देखो उभयनिष्ठ मिल रहा है हमको 5, तो यहाँ हम 5 कामन निकाल लें। जैसे ही 5 कामन निकालेंगे तो ये संख्या बचेगी 7 गुणित 6 गुणित, अब यहाँ 1 गुणित 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन, यहाँ 5 कामन निकली हैं तो 5 का इस 5 में किया जाएगा भाग, तो 5 एकम 5। अगर हम इसका गुणा करें तो यही संख्या बन जाएगी। तो ये 5, अब इसका इनका गुणा कर दें अपन, तो 7 42 गुणित 4 3 12 दूनी 24, 24 एकम 24 और धन 1। अब 42 और 24 का गुणा करें तो कितने आ जाएंगे, 1008 धन 1। अब 1008 और 1 जुड़ के 1009 गुणित 5, तो इस संख्या में 5 का तो भाग जाएगा। जब इसमें 5 का भाग जा रहा है तो यह तो एक भाज्य संख्या होगी, तो यहाँ 5 और 109 प्राप्त हो रहा है जो कि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 का भाग तो जाता है। तो हमको ये बताना था कि यह भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें 2 3 6 13 इन संख्याओं के भाग जा रहे हैं, तो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7वां कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी एक वृत्ताकार रास्ता है, ये कहलाया एक रास्ता वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जहां से उन्हें चलना शुरू किया है वहीं कितने समय के बाद वो एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगे। तो हल करें तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 12 मिनट। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दें अपन, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 3 6 6 3 18। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणित 2 गुणित 3, तो ये 2 दूनी 4 4 3 12। चूंकि दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, देखो अगर ये एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन ये आगे एक को एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट। तो रवि तो आगे निकल जाएगा यहाँ से, तो ये आगे इस प्रकार कितनी बार चक्कर लगाए, कितना समय लगेगा इनको कि उसी स्थान पर ये एक दूसरे से पुनः मिल जाए जहाँ से प्रारंभ किया था इनने चलना। तो चूंकि दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे इनका, अगर हम एलसीएम निकाल दें दोनों की समय का, जो कुछ एलसीएम आएगा वही इनका प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय होगा। तो चूंकि दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तब एलसीएम 18 और 12 का निकालें। तो पहले एलसीएम कैसा निकालते हैं, पहले के पूरे यानी 2 गुणित 3 गुणित 3, तो ये लिख लीजिए। अब दूसरे में आए तो जो लिख चुके हैं वो छोड़ना है, तो दूसरे में ये तो लिख चुके हैं इतने, तो अब इसमें देखो 2 लिख चुका है, तो अब ये 2 नहीं लिखेंगे। अब ए वाला 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 लिखा था, अब ये तो लिखा नहीं तो ये लिख दिया। अब ये 3 तो हमने लिख लिया है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2, तो 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36। तो अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये अपनी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गई।